अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फ्रॉम द टॉप में खुशामदीद। और मेरा नाम है डॉक्टर मोहसिन। मेरे साथ मौजूद हैं आज एक ऐसे गेस्ट जिनकी जर्नी एडटेक के अंदर ख़ास तौर पे बड़ी कामयाब और बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है। और वो एज ए CEOs ऑर्गेनाइजेशंस को डिफरेंट देखते रहे हैं और डिफरेंट आइडियाज़ और प्रोजेक्ट पे काम करते रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नबील, मोहम्मद नबील। बहुत शुक्रिया नबील ज्वाइन करने का आज के पॉडकास्ट के अंदर। और मुझे पता है टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप टाइम निकाल के आए। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप मोहसिन? बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन। तो नबील, आपकी एक जर्नी रही। आप कोरिया भी गए, आप म्यूनिख भी गए, जर्मनी भी गए और वहाँ से भी आपने एजुकेशन ली। स्टिल आप पाकिस्तान के अंदर रहे। तो पहली बात, प्रोफेशनल करियर कैसा रहा और आपकी जर्नी का एक्सपीरियंस कैसा है? राइट। जर्नी का एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि मैंने साउथ कोरिया से मास्टर्स किया था। मास्टर्स करने के बाद पाकिस्तान वापस आया, PhD करने के लिए जर्मनी में गया। तो जब मैं पाकिस्तान वापस आया था तो उस टाइम पे आप ये समझें कि तकरीबन 3-4 महीने, क्योंकि वीज़ा प्रोसेस में आपको पता है कि टाइम लगता है, तो उन 3-4 महीनों में मेरा एक कज़न था जो कि स्कूल गोइंग कज़न था, राइट। तो आई स्टार्ट टीचिंग हिम कोडिंग एंड रोबोटिक्स, ठीक है। तो आई वाज सरप्राइज के विद इन 1 और 2 मंथ वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने लग गया जो कि मैंने खुद NED यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर या सेकेंड ईयर में बनाए थे, राइट। तो उस चीज़ ने ना इग्नाइट किया थोड़ा सा कि यार हम बच्चों को ना बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो हाउ अबाउट कि अगर हम स्कूल में बच्चों को ये स्किल बेस्ड एजुकेशन देना शुरू करते हैं, जिसमें बच्चे स्कूल में ही कोडिंग करें, स्कूल में रोबोटिक्स का काम करें, स्कूल में वेबसाइट डेवलपमेंट, ई-कॉमर्स स्टोर, डिजिटल मार्केटिंग अगर ये सिखा दें, तो होगा क्या कि जब बच्चा 8 क्लास से ये चीज़ें सीख लेगा और जब वो जाएगा यूनिवर्सिटी और कॉलेज, उससे पहले उसका एक एक्सपोजर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वो डिसाइड कर सकेगा कि मुझे किस फील्ड में जाना है, और इस तरह से उस बच्चे की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकेगी। तो दैट वाज द मेन कोर कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट को देखते हुए हमने कंपनी स्टार्ट की एडवांस रोबोटिक्स के नाम से, और जिसमें हम एक करिकुलम डिज़ाइन करते थे जिसे हम स्टेम करिकुलम या स्किल बेस्ड करिकुलम कह सकते हैं। वो इम्प्लीमेंट किया हमने, और ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 8 तक इस तरह से प्रोग्रेशन बेस्ड करिकुलम डिज़ाइन कर दिया। और फिर ऑब्वियसली मुझे PhD करने जाना था, तो आई वेंट टू जर्मनी। 1 साल तक मैं ये कंपनी और PhD दोनों एक साथ चलाता रहा। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप PhD और एक कंपनी या स्टार्टअप एक साथ चलाएं। तो बड़ा टफ डिसीजन लिया। आई ड्रॉप माई PhD एंड केम बैक टू पाकिस्तान एंड स्टार्ट वर्किंग फुल टाइम ऑन एडवांस रोबोटिक्स इन 2016। तो काफ़ी अच्छी प्रोफेशनल जर्नी रही, काफ़ी लोगों से मिले। पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर के अंदर तकरीबन 200 से ज़्यादा स्कूल्स के साथ हमने काम किया, और बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली। वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि हम एजुकेशन सेक्टर के बारे में क्या सोचते हैं, और फिर हमने क्यों एट द एंड ऑफ द डे रिसेंटली 1-2 दिन पहले मैंने खुद अनाउंस किया कि वी आर शटिंग डाउन एडवांस रोबोटिक्स। तो वो भी अपनी लर्निंग शेयर करूँगा कि वाई वी आर डूइंग इट। इतने सारे स्कूलों के साथ काम किया, लेकिन 2016 के अंदर हम ख़ास तौर पे जब हम रोबोटिक्स के अंडरस्टैंडिंग की बात करें और यहीं पे लोकली मैन्युफैक्चर करने की बात करें, ये तकरीबन एक नामुमकिन सा आइडिया लगता था सभी लोगों ने बाहर से। क्योंकि हमारा भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस जब रोबोटिक्स के अंदर रहा, तो लेगो की सीरीज़ हैं पूरी बाहर से मंगा ली, सारी चीज़ें वहाँ से अरेंज की गई और मशीन्स मंगाते रहे और इक्विपमेंट्स भी आते गए वक्त के साथ साथ। लेकिन आपने कहा नहीं यार, इसको हम थोड़ा सा रिवर्ट करते हैं। हमने कहा भाई इसी के अंदर ये होगा, डेवलप खुद करेंगे, चीज़ों को लेकर आएंगे। तो ये आइडिया कितना ज़्यादा था कि इसके पीछे कि इसको मुकम्मल कर भी पाएंगे और इस तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर इसको लॉन्च भी कर सकें? अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं कि अगर इतना सोचा होता ना स्टार्ट करने से पहले, तो हम स्टार्ट नहीं कर पाते। बस एक चीज़ ये थी कि यार पाकिस्तान हमेशा से जब से थोड़ा सा होश संभाला है, जैसे इंटर या यूनिवर्सिटी में आए, तो एक था कि यार पाकिस्तान में अपने प्रोडक्ट नहीं नज़र आते। जिस तरह से आपने बताया कि लेगो यूज़ करते हैं या दूसरी कोई स्टेम या रोबोटिक किट्स यूज़ करते हैं, तो पाकिस्तान की अभी तक भी कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर करती हो। तो एक वो थी कि यार हम एक हार्डवेयर डिज़ाइन इंजीनियर हैं, तो हम अपने पाकिस्तान में ख़ुद बनाएंगे, और हमारा जो हार्डवेयर बना उसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान बड़ा प्राउडली हम लिखते थे, ठीक है। और आइडिया यही था कि यार हम खुद चीज़ें डेवलप करें ताकि हम बच्चों को भी इंस्पायर कर सकें। और लेकिन हमें फिर थोड़े अरसे बाद ये रियलाइज़ हुआ कि जो हमारी कौम है ना, वो कहने में तो बहुत अच्छी लगता है ये बात कि पाकिस्तान के अपने प्रोडक्ट होने चाहिए, लेकिन हमारी कौम जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट है ना, वो बाय करने में कोई इंटरेस्टेड है नहीं। ये हमारे सारे लोग जो है वो रोना धोना करते रहते हैं
लेकिन जब पाकिस्तान का कोई भी प्रोडक्ट आएगा ना, आप खुद देखें कि आप किसी मॉल में जाएँ, वहाँ एक जगह मेड इन पाकिस्तान लिखा हो और शायद सेम क्वालिटी की चीज़ मेड इन इटली या मेड इन जापान लिखा हो, तो आप जो है वो मेड इन इटली या जापान वाली चीज़ ले लेंगे। तो जब आप खुद अपने आप को प्रमोट नहीं करेंगे ना आपको प्रोडक्ट्स को, तो आप ऐसा कौम ये रोना धोना छोड़ दें कि पाकिस्तान में प्रोडक्ट नहीं बनते। इंडिया के आगे होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया ने अपनी पॉलिसी बनाई थी कि सारे के सारे प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे। इसी वजह से आजकल जो बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं, टेस्ला वहाँ गया हुआ है, उसका रीज़न है उनकी पॉलिसीज़ और फिर उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से लोगों ने मजबूरन उनके प्रोडक्ट लिए। और हर प्रोडक्ट को ना मेच्योर होने में टाइम लगता है। हमारे यहाँ क्या है, शॉर्ट साइटेड लोग हैं पाकिस्तानी नेशन। हम क्या करते हैं कि यार ये प्रोडक्ट तो अच्छा नहीं है। भाई कोई भी, जब चाइना के आप अगर थोड़ा सा सोचें ना पीछे जाएँ, तो चाइना के जो पहले प्रोडक्ट आते थे तो चाइना माल बड़ा सुनते थे। अब आप सुनते हैं चाइना माल? क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वो बनाता गया और फिर इतना मेच्योर हो गया कि उसके प्रोडक्ट को आप किसी भी डेवलप नेशन, सो यूएस हो जाए, जर्मनी हो जाए, आप कंपेयर कर लें, आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। तो लेकिन हमारी कौम ना बस सिर्फ बातें करती है वो ना कि यार ये होना चाहिए और वो बैन लगा देना चाहिए। यस। तो पाकिस्तान में जब तक अपने प्रोडक्ट नहीं बनेंगे हार्डवेयर स्पेसिफिकली और सॉफ्टवेयर भी, जब तक हमारी कौम ये डिसाइड ना कर ले कि यार हमें मेड इन पाकिस्तान चीज़ को प्रमोट करना है, मतलब मैं बना लूँ ना, मैंने बना ली, जैसे और भी कोई लोग बना रहे हैं, जब ख़रीदार ही नहीं है तो मैं बना के क्या करूँगा? बनाऊँगा, थोड़ा सा पैशन रहेगा, मुहब्बत नहीं रहेगी, 2 साल 3 साल चलाऊँगा तो बोलूँगा भाड़ में जाए यार, मुझे अपने बच्चे ही पालने हैं, सिंपल सी बात है। सही बात है। एडटेक के अंदर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर आपने ज्वाइन किया, वहाँ पे कोहोर्ट के अंदर ख़ास तौर पे आपने एप्लीकेशन जमा कराई, उसके बाद आपकी सिलेक्शन हुई, जो बड़ा ही अमेजिंग मेरे ख्याल में वो जगह भी है और उसका एक्सपीरियंस भी रहा होगा आपका। तो उस वक्त जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों में आए और चीज़ें अपनी जगह पे फॉलो करना शुरू किए, तो क्या था जहन में और किस तरह बिल्ड करने जा रहे हैं? फिर आप सिलिकॉन वैली वाली साइड के ऊपर भी गए, मूव किया, वो जर्नी का पीरियड कैसा? अच्छा, एक जो गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव बहुत अच्छे भी हैं, वो हम क्योंकि एज अ कॉम मैंने बताया ना कि हम हर चीज़ का मिसयूज़ करते हैं, तो ये जो इंक्यूबेशन सेंटर्स है ना, मुझे लगता है कि ये फ्रेश फाउंडर्स के लिए जन्नत है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, सारा बूटस्ट्रैप था, ठीक है, और ना कोई हमारी फैमिली का बैकग्राउंड ये था कि हमारे अब्बा की मिलें चल रही हों तो वो बोल रहे हो कि हाँ बच्चे जाके ऑफिस ले लो। तो हमारा इनिशियली क्योंकि ऑफिस नहीं होता था, तो ये इंक्यूबेशन सेंटर पर स्टार्टिंग के 2-3 साल डिफरेंट इंक्यूबेशन सेंटर हमने ट्राई किए। हम शायद वाहिद स्टार्ट होंगे पाकिस्तान का जिससे पाकिस्तान का हर इंक्यूबेशन सेंटर टेस्ट किया हुआ है, चाहे वो NIC कराची हो, चाहे वो NIC इस्लामाबाद हो, चाहे वो PIT भी हो लाहौर में। लेकिन उससे हमें बहुत लर्निंग हुई, ऑब्वियसली जगह मिली, वो फ्री में मिली, मेंटोरशिप मिली, तो बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। तो उसमें हमें बहुत लर्निंग भी मिली और हमें ग्रोथ में भी, क्योंकि क्रेडिबिलिटी अटैच हो जाती है कि यार मिनिस्ट्री ऑफ IT के इंक्यूबेशन सेंटर में अगर ये लोग सेलेक्ट हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। फिर इसी तरह से जब बाहर गए तो ऑब्वियसली बाहर एक डिफरेंट ही माहौल था। बाहर जो एक्सेलेरेटर प्रोग्राम, जैसे सिलिकॉन वैली में गया, 2 बार मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ के जो मैंने देखे प्रोग्राम, वो ऑब्वियसली ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, हम क्या करते हैं कि हम फ़ौरन कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं कि यार NIC कराची में तो ये चीज़ नहीं है, लेकिन जो है वो फॉर एग्जांपल ग्लोबल एक्सेलेरेटर प्रोग्राम जो सिलिकॉन वैली उसमें ये चीज़ें। तो भाई उनकी जो इकोनॉमी का साइज़ है और आपकी जो इकोनॉमी का साइज़ है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ का स्टार्टअप कल्चर 20, 25, 30, 35 साल पुराना है। वहाँ पे VC इन्वेस्टमेंट 1970s में शुरू हो गई थी। यहाँ पे VC इन्वेस्टमेंट अब पिछले 2016 के बाद हमने देखने को मिली है बहुत ज़्यादा, उससे पहले तो किसी को पता ही नहीं था। तो हर चीज़ वो यकीन, जैसे मैंने प्रोडक्ट में बात की ना, तो इसमें भी वही चीज़ है। स्टार्टअप इकोसिस्टम इवॉल्व हो रहा है, इसमें टाइम लगेगा, इसमें कुछ लोग इसका मिसयूज़ करेंगे, और ये पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनली भी होता है। जैसे पाकिस्तान में आप बोलते हैं ना कि यार पाकिस्तान में जो फाउंडर स्टार्ट करते हैं वो पैसे खा लेते हैं, 2 नंबरी कर लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, गूगल ने कंपनी में इन्वेस्ट किए, अमाउंट मुझे याद नहीं, लेकिन मिलियंस ऑफ डॉलर में कुछ अमाउंट था। जूसेरो नाम की एक कंपनी थी, वो क्या करती थी, उसका एक प्रोडक्ट था, हार्डवेयर प्रोडक्ट, कि ये प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे तो आप अगर कोई भी फ्रूट उसमें डालेंगे तो जूस बन के निकालेगा, और कोई इन्होंने पेटेंटेड टेक्नोलॉजी बनाई है। इन्वेस्टमेंट हो गई, बड़ी वाह वाह हुई। थोड़े दिन
बाद जब लोगों ने यूज़ करना शुरू किया तो लोगों ने बताया भाई ये कुछ नहीं करती, कंपनी सिर्फ प्रेस करती है, ठीक है, खुद ही खुद निकल जाता है। तो इतने बड़े चूने वहाँ पे भी लगते हैं क्योंकि ह्यूमन नेचर है ना, ठीक है। तो वो सब जगह, हाँ पाकिस्तान में क्योंकि पॉलिसीज़ इतनी नहीं है तो ये चीज़ें शायद ज़्यादा देखने को मिलती हैं, लेकिन हर जगह ये होता है और इवॉल्व होता है सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता। और ये जो सिस्टम है ना, ये हम ही बनाते हैं, ठीक है, ये कोई बाहर से आके तो नहीं बनाता ना। आपका मेरा रिश्तेदार ही होगा जो धोखेधारी कर रहा होगा, या हम में से कोई होगा। नहीं, ये बहुत ज़्यादा होता है कि आप कोई चीज़ बाहर जाके भी देखते हैं और अंदर भी देख रहे होते हैं। आपको कुछ चीज़ें दिख रही होती हैं जो वो शुरू में जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं इनिशियली नहीं दिख रहा होता। मेन अगर हम बात करें कि आपने इतने ज़्यादा लोगों के साथ, क्लाइंट के साथ काम भी किया और बाहर की दुनिया को भी देखा है यहाँ पर, क्या ऐसी चीज़ें जो समझ में आता है कि शुरू में इनिशियली हर स्टार्टअप सोचता है, ज्वाइन करता है किसी भी प्रोग्राम को या फिर कहीं पे भी अपना इंडिविजुअली स्टार्ट करता है तो उसके जहन में एक ख्याल होता है, लेकिन ऐसी क्या चीज़ होती है बीच में जो आ रही होती है कि जो प्लान बना रहा था कि बड़े इन्वेस्टर आएंगे मेरे पास और इन्वेस्टर आके मुझे कई मिलियन डॉलर्स भी दे देंगे और फिर मैं उसमें कई मिलियन डॉलर से और फर्दर मिलियन डॉलर्स आ जाएंगे। तो कहाँ पे ऐसा समझ में आता है कि हम ज़्यादातर या स्टार्टअप ज़्यादातर गलती करते हैं और उसकी वजह से वो पूरे टाइम सफ़र करते फिरते हैं जब उसके बाद एक कुछ जर्नी शुरू हो। देखिए ये सवाल ना बड़ा डिफरेंट इसके पॉइंट में आंसर है ना। तो सबसे पहले मैं आपका ये पॉइंट ले लेता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इन्वेस्टमेंट को आप इस तरह से समझें कि इन्वेस्टमेंट आपके ना शायद घर वाले, आपका भाई भी आपके ऊपर नहीं करे अगर आपने कोई चीज़ प्रूफ करके नहीं दिखाई। हमारे यहाँ ये होता है, पाकिस्तान में बहुत सारे फाउंडर्स आपको रोते हुए मिलेंगे कि यार हमने स्टार्टअप खोल लिया, हमें तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं दे रहा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपने प्रोडक्ट अच्छा बना लिया तो आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट इज़ अ लॉट मोर देन दैट, मतलब उसमें आपके कनेक्शंस भी काउंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि काउंट नहीं होते, क्योंकि देखें सिंपल सी बात है, एक जो वीसी है ना उसके पास पता नहीं कितनी एप्लीकेशन आती है। तो फॉर एग्जांपल ले लें कि अगर मैं कोई कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, आप मुझे जानते हैं पिछले 5 साल से, मैं आपसे बोलता हूँ यार मोहसिन भाई मेरा ये स्टार्टअप है और ये मैं करना चाह रहा हूँ और आपको मेरा बैकग्राउंड भी पता है, आप मुझे इन्वेस्टमेंट देंगे या ये जो भाई बैठे हुए हैं जिनको आप नहीं जानते, चाहे आइडिया इनका अच्छा हो तो आप या इन्हें देंगे, ठीक है। इसको जानते होंगे या आप खुद जानते हो या आपका कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस पॉइंट हो, तो आप बोलेंगे हाँ यार मेरा दोस्त बोल रहा है, इसे पता है कि मैं किस तरह से काम करता हूँ तो मुझे दे देने। तो पहली चीज़ रेफरेंस चलता है और इसका लॉजिकल सेंस भी बनता है, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है कि वो किसी के स्पेसिफिक लोग को कर रहे हैं, लिमिटेड अमाउंट है, लिमिटेड अमाउंट उन्हें खर्च करना है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो फर्स्ट टाइम फाउंडर्स हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी। जैसे हमें मिली, हम फर्स्ट टाइम फाउंडर्स से, लेकिन उसके लिए हमें 2-3 साल काम करना पड़ा, अपने आप को मनाना पड़ा, और उसके बाद जब लोगों ने देखा हाँ यार इन्होंने बूस्टअप करके मेहनत करके आगे बढ़ते गए तो उन्हें मिल गई, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में अगर आप हैं और फर्स्ट टाइम फाउंडर्स हैं तो आप 2-3 चीज़ें नहीं करें। पहली चीज़ ये कि अगर आप फ़ौरन ग्रेजुएट हुए हैं अभी और सिर्फ आपकी टीम में आप और आपके दोस्त हैं तो आप स्टार्टअप नहीं करें, क्योंकि आपको इंडस्ट्री का आइडिया ही नहीं है कि कैसे चलती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर एजुकेशन सेक्टर में कोई एनईडी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हो और वो एजुकेशन सेक्टर में कोई प्रोडक्ट लेके आए, क्या उसे पता है कि स्कूल ओनर कैसे सोचता है? क्या उसे पता है कि करिकुलम किस तरह से चलता है, टीचर्स के क्या मसले हैं, जब वो क्या है डायनामिक्स नहीं पता ना उसे, जब उसे नहीं पता तो प्रोडक्ट आप कितना भी अच्छा बना लो वो नहीं बिकेगा, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने एजुकेशन सेक्टर में स्कूल मार्केट को टारगेट करना है तो बेहतर ये है कि आप पहले स्कूल के अंदर काम करें 1-2 साल। उससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपको डायनामिक समझ में आएगी कि भाई किस तरह से काम हो रहा है, दूसरी चीज़ आपके कनेक्शंस बिल्ड होंगे उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में। फिर उसके बाद जब आप स्टार्ट करेंगे ना कोई चीज़ तो आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वैसे भी स्टार्टअप वर्ल्ड जो है उसमें जो सक्सेस के चांसेस हैं वो 1% है, ठीक है। तो उस 1% को आपने उस 1% में आना है एक्चुअली। तो आप जितना ज़्यादा जॉब एक्सपीरियंस होगा उस इंडस्ट्री रेलिवेंट, उतना ज़्यादा आपको फ्रूटफुल होगा। दूसरी बात यह है कि जो स्टार्टअप में अगर आप आ रहे हैं तो अगर हूँ ना, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर जर्नी करनी हो तो मैं क्या करूँ कि मैं पहले उस इंडस्ट्री में काम करूँ, फिर उस इंडस्ट्री से रिलेटेड सर्विस बेस्ड कोई कंपनी स्टार्ट करूँ, क्योंकि सर्विस बेचना रिलेटिवली आसान है कंपेयर टू प्रोडक्ट बेचना।
क्योंकि प्रोडक्ट को पहले आपको बनाना पड़ता है, फिर आपको उसे सेल करना पड़ता है, और फिर आपको पता चलता है कि यार, तो अगर आप सर्विस बेस स्टार्ट करें तो आपको और चीज़ें समझ में आएंगी कि यार ये प्रॉब्लम्स है। तो जहाँ आपको लग रहा होगा यार ये ऐसी प्रॉब्लम है जो बार बार आ रही है और इसके प्रोजेक्ट ज़्यादा हैं, तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बना के आप चले जाएँ। और ये आप हर इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपकी इंडस्ट्री है। तो ये ना सोचें कि यार 2 साल बाद ज़िंदगी मेरी ख़त्म हो जाएगी तो मैं अभी से फ़ौरन स्टार्ट कर दूं, क्या पता क्या हो जाए कल। ऐसा नहीं होने वाला। तो आप आराम से प्लान करके चलें और एग्जीक्यूट करें तो आप ग्रो हो जाएंगे। आपने जर्नी यहाँ तक पहुँची, आपने बात की फेलियर्स की भी कि भाई क्या रहे लोग, क्यों किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए लोगों को। एडवान, तो एडवान की जब बात करते हैं, आप फाइनली आपने अनाउंस किया कि हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं और फर्दर कोई नया इनिशिएटिव लेंगे और उसका अनाउंस करेंगे। ये कितना बड़ा डिसीजन था, और 7 साल बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ना अर्निंग हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि ना आप 7 साल लगा लेंगे और आपको अर्निंग ना हो रही हो, अर्निंग हो रही होती है, प्रॉफिट भी आ रहा होता है थोड़ा बहुत। लेकिन फिर भी क्या डिसीजन है कि आपका कि ये हमें क्लोज़ करना चाहिए और क्लोज़ करके फिर आगे फर्दर मूव करें? सही है। अच्छा, इसके क्लोज़ करने में बहुत सारे रीज़न्स हैं, ठीक है। मैं 3-4 रीज़न है जो आपसे डिस्कस कर लूँगा, लेकिन उस रीज़न्स को बताने से पहले 2-3 चीज़ें समझ लें एज ए स्टार्टअप फाउंडर, कि जो भी आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं वो आपका दिली लगाव उसके साथ नहीं होना चाहिए। ये पहला रूल है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका उससे दिली लगाव बहुत ज़्यादा हुआ ना, ठीक है, तो फिर आप जो है वो डिस्काउंट भी ज़्यादा देंगे, कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगे, तो आपका कैश फ्लो पॉजिटिव होने में टाइम लगेगा और वो चीज़ समझने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप जब भी स्टार्टअप करें तो उसमें जो आपका यूनिट इकोनॉमिक्स है वो पहले दिन से उस पर आप डटे रहें कि भाई मैं इस चीज़ पे काम करूँगा और ये चीज़ मुझे जो है आगे लेके ग्रो करनी है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ असम्पशन सी एडवान रोबोटिक्स स्टार्ट करने से पहले। पहली असम्पशन हमारी ये थी कि यार पाकिस्तान में जो स्कूल ओनर्स हैं, क्योंकि हमने तो उससे पहले कोई एजुकेशन सेक्टर में काम नहीं किया था, अगेन वही मेरी गलती थी, ठीक है। करता अगर मैं तो मुझे शायद पता होता। तो हमारी असम्पशन ये थी कि यार जो स्कूल है ना वो इसलिए है कि ये बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहते हैं और बच्चों को ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी असम्पशन जो थी जब हम स्कूल सेक्टर में 7 साल बाद जब हमने काम किया, तो अब हम ये बड़ा कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि 90% से ज़्यादा स्कूल ओनर वो हैं जिनका एजुकेशन से ताल्लुक़ ही नहीं है। दे आर अ बिजनेसमैन, किसी का कोई प्रॉपर्टी का बिज़नेस है, किसी का कोई होटल है, किसी का पेट्रोल पम्प है, उसके पास पैसे आ जाते हैं, वो सोचता है कि यार अब इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो स्कूल इज़ अ लुक्रेटिव बिज़नेस मॉडल जिसमें अच्छा पैसा बन जाता है। तो नाराज़ हो जाए नहीं, ऐसे मैं तो मुँह पे बोल सकता हूँ उनके, ठीक है। तो एक ये बड़ा मसला है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब आप प्रोजेक्ट लेके जाते हैं ना, क्योंकि विजनरी तो है नहीं, वो देखते हैं यार इसमें पैसा मेरा कितना बन रहा है, तो फिर वो आपकी चीज़ को नहीं समझ पाते या वो बोलते हैं आप कमीशन दें। हमारे साथ ये मसला था कि हम कमीशन वगैरह वाले मॉडल पे वो नहीं रखते, क्योंकि हमें ये लगता है कि शायद ये मोरली सही नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये असम्पशन थी। दूसरी असम्पशन थी हमारी पेरेंट्स की तरफ से। हमें ये लगता था कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे न्यू चीज़ें सीखें, टेक्नोलॉजी सीखें और ग्रो। लेकिन हमें ये रियलाइजेशन हुई कि पाकिस्तान के मेजॉरिटी पेरेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं है कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। दे आर ओनली फोकसिंग ऑन कि बच्चे का ग्रेड आ जाए, उसके नंबर अच्छे आ जाए। तो अब ये देखें डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि अगर पेरेंट्स कहेंगे ना स्कूल को जाके कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, न्यू AI फॉर एग्जांपल अभी की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, जॉब्स चेंज हो रही हैं, तो हमारे बच्चों को आप ये पढ़ाएं, तभी तो स्कूल कोई एक्शन में आएगा ना। तो जब आप जाके कह ही नहीं रहे, आप भी फोकस हैं कि भाई ग्रेड आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पर फिनलैंड की एग्जाम्पल लेने हैं। फिनलैंड में 7 साल तक बच्चा स्कूल में ही नहीं जाता, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं कि बच्चा अभी कंसीव किया होता है और उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, ठीक है भाई। तो और पेरेंट्स ने भी हवा बनाया हुआ है। आप एक बात बताएं कि अगर आपका बच्चा 2-2.5 साल में अगर ABCD लिखना शुरू कर देता है या उर्दू के वर्ड या अल्फ़ाबेट याद कर लेता है, उसने करना क्या है उसका? आप मुझे समझाएं ना, उसका करना क्या है? उसने कोई जॉब करनी है, उसने कोई जाके टाइपराइटर या कोई नहीं करना ना उससे। 7 साल की उम्र तक फिनलैंड में इसलिए नहीं पढ़ाते कि वो 7 साल की उम्र तक फोकस ये करते हैं कि बच्चे की जो लाइफ स्किल्स हैं, जो सोशल डेवलपमेंट है, उसके ऊपर फोकस किया जाए।
बच्चे को वो चीज़ें सिखाई जाएँ जिससे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स डेवलप हों और अच्छी कम्युनिकेशन कर सकें। पाकिस्तान में फोकस होता है बच्चा डम कर दो पूरा का पूरा ना, उसके ऊपर रट्टे का इतना ज़्यादा फोकस करते हैं पेरेंट्स कि वो दिमाग बेचारा बंद हो जाता है। 7 साल तक ना वो बेचारे ऐसा होता है कि वो पता नहीं क्यों ज़िंदगी में आया हुआ है। ठीक है, तो पाकिस्तान में इनोवेशन ना होने का रीज़न ये है कि बचपन से 7 साल की उम्र जिस टाइम पे इस माइंड को एक ग्रोथ माइंडसेट में डेवलप करना है, आप ये प्रेशर डाल के उस माइंडसेट को पूरा का पूरा डम कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम है और ये समझने की ज़रूरत है हमें एज अ पेरेंट्स। दूसरी बात ये है कि एक तो मैंने फिनलैंड दे दिया, दूसरी एग्जांपल आप ले लें हमारा इस्लामिक। अब ये बताएं इस्लाम में क्या बोला है, बच्चे को किस उम्र से जो है वो तालीम देनी चाहिए? वो भी 7-8 साल की उम्र आती है। तो कोई ना कोई सेंस है ना, वरना अगर एज अ मुस्लिम आप सोचें तो ये होना चाहिए था, हुक्म आना चाहिए था कि 2-2.5 साल से बच्चे को कलमा सिखा दो। कहीं आपको मिलता है? नमाज सिखा दो। तो आप देखें जो हमारा बनाने वाला है, अगर वो कोई ये डिफ़ाइन कर रहा है अपनी चीज़ की जिसकी इतनी ज़्यादा बड़ी पकड़ है, इसकी तो बहुत पकड़ है ना, ये मैथ वैथ की तो पकड़ नहीं होनी, तो कोई ना कोई रीज़न है। तो आपको ये सोचना चाहिए। हमारे यहाँ देखें फिनलैंड में क्या होता है, लोग सवाल करेंगे कि यार 7 साल तक बच्चा करता क्या है, घर में तो बेचारा परेशान हो जाएगा। तो वहाँ पे एकेडमिक से ज़्यादा ना, वहाँ प्ले ग्रुप टाइप की चीज़ें बनी हुई हैं। एकेडमिक से ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस करवाते हैं कि बच्चे जो है वो एक्टिविटीज़ करें डिफरेंट फॉर एग्जांपल गार्डनिंग करें, हॉर्स राइडिंग करें, स्विमिंग करें, इस तरह की चीज़ें करें ताकि उनका स्किल्स डेवलप हो रहा हो, उनके इमोशनल सोशल डेवलपमेंट हो रही है क्योंकि लोगों के साथ है। और फिर उसके बाद वो 7 साल के बाद अपनी एक जो रेगुलर एकेडमिक्स है उसमें आ जाए। वो भी उनकी डिफरेंट तरीके से होती है, हमारे यहाँ नहीं होती जिस तरह से हम बेचारे बच्चे को वो कर रहे होते हैं। यस, तो ये जो 2 रीज़न है ना, स्कूल वाला, ओनर वाला और फिर पेरेंट्स वाला, ये 2 अजम्पशन हमारी सबसे बड़ी गलत अजम्पशन थी। ठीक है, तो अगर हम स्कूल इंडस्ट्री में काम किया होता तो हमें रियलिटी पता होती और हम ये चीज़ शायद स्टार्ट ही नहीं करते। तो इन 2 अजम्पशन की बेसिस पे हमने स्टार्ट किया और फिर हमने ग्रो किया। अल्लाह का शुक्र है 2016 में जब हमने स्टार्ट किया तो इस टाइम या रोबोटिक्स एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम कोई सोच भी नहीं सकता था। तो वी वर एबल टू डू दैट। 250 स्कूल में हमने इसको करिकुलम का पार्ट बनाया। हमने सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, केपी के गवर्नमेंट, उनमें इस चीज़ की अवेयरनेस दी और इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हुई कि अब इंशाल्लाह ये नेशनल करिकुलम का पार्ट बन रहा है। तो हम अल्लाह का शुक्र है जो एक ऑब्जेक्टिव था कि यार इसे पार्ट ऑफ नेशनल करिकुलम होना चाहिए, वहाँ तक हमने इसे पहुँचा दिया है। क्लोज़ करने का ऑब्वियस रीज़न ये है, जो मेन रीज़न बना, एक तो ये रीज़न थे, मेन रीज़न ये बना कि कोविड आया। कोविड के बाद 2 साल तक जो है वो स्कूल क्लोज़ रहे तो हमारा काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ। फिर वहाँ से अभी नहीं उभरे थे तो फिर ये आपका फ्लड आ गया। फिर वहाँ से नहीं उभरे थे तो ये पिछले 1.5 साल में जो तमाशा लगाया हुआ है बनाना रिपब्लिक का, जिसमें कुछ पता ही नहीं है कि भाई ये मतलब आप सोचें ना कि एक मुल्क जो है इतना तमाशा बना हुआ है जिसमें कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं है एंड यू डोंट नो, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि भाई क्या कर सकते हैं। अब हमें छोड़े ना कि शेल जैसी बड़ी कंपनी जब वो छोड़ के जा रही है तो हम तो एक उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, तो हमें बंद करना लॉजिकल बनता था। हमने कहा भाई बहुत कर लिया जितना कर सकते थे। अगर हम पब्लिक और प्राइवेट की बात करते हैं तो मिसाल के तौर पर एक पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है, हमारे यहाँ दोनों एजुकेशन सेक्टर का, दोनों का रिस्पांस कैसा रहा? और पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक तो खैर पब्लिक सेक्टर ऐसा होता है जिसकी फंडिंग वगैरह सब चीज़ें ना प्लान होती है, या मतलब वो अगले 5 साल के हिसाब से सोच के चलता है कि हम अगले 5 साल के अंदर किस जगह पे होंगे, हम 10 साल में किस जगह पे होंगे। पब्लिक सेक्टर की प्लानिंग, तो डायरेक्टर प्लानिंग है, मुख्तलिफ लोग हैं, तो प्लानिंग डिपार्टमेंट तो वहाँ फिक्स है, उसका काम ही यही है, स्ट्रेटजी बनाना ये सवाल है। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर क्योंकि आप वाहिद हैं जिसने इस चीज़ को समझा और देखा बाकायदा। तो जब कोई शख्स वाहिद होता है तो उस वाहिद होने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल बनता है कि यार ये कैसे मूव करेंगे, हम किस तरीके से काम करेंगे। क्योंकि आपके पास पब्लिक सेक्टर एक ऐसा है जहाँ पे आपको कोई चीज़ को रिकग्निशन मिलेगी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसा काम नहीं हुआ और कोई चीज़ आप बना रहे, लेकिन आप पब्लिक सेक्टर के साथ काम करने गए तो उन्होंने कैसा रिस्पॉन्स दिया, और प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करने गए वो कैसा रिस्पॉन्स। देखिए पब्लिक सेक्टर का मैं अप्रिशिएट करूँगा, एक चीज़ अच्छी है, ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, इनकी एक बड़ी चीज़ अच्छी होती है, दे अंडरस्टैंड
कि इनको फ़ायदा कहाँ पे। ये मैं स्टार्टअप्स के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार मिनिस्टर हमारी चीज़ को क्यों अप्रूव करेगा, ठीक है। तो सईद गनी सिंध गवर्नमेंट का हमें ये लगता था कि यार ये नहायत ही बेकार गवर्नमेंट है, ये क्यों पब्लिक स्कूल में इसको इंट्रोड्यूस करेगी। सईद गनी वगैरह से मुलाकात हुई तो उसने बोला यार इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऑब्वियसली वी वर स्पॉन्सरिंग, क्योंकि हम इसको एज आ समझ लेंगे CSR एक्टिविटी के तौर पे उनको वो कर रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो हम ही लेके आ रहे थे, ठीक है। लेकिन ये है कि अच्छी बात यह है कि उन्हें ये अवेयरनेस होती है कि यार ये एक अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह सरदार अली शाह, फिर उसके बाद KP के हैं कामरान बंगश हैं, फेडरल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स हैं जिनसे हमारी काफ़ी ज़्यादा बात हुई, तो सब ने अप्रिशिएट किया और इसी वजह से नेशनल करिकुलम का जो पार्ट बना है। तो ये और सिर्फ मैं नहीं हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसके अंदर जो स्टेम रिलेटेड जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एडलैब है आप लोग की ऑर्गेनाइजेशन, आपने काम किया। इस्लामाबाद में अगर आप चले जाएँ तो लर्नोबॉट है, रोबो माइनर है, और कौन कौन से रोबो किट्स है, मतलब बहुत सारे। तो इन सब का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान में मुझे लगता है कि जो एडटेक सेक्टर में इनोवेशन की बात कर रहा हूँ, जो इस तरह के सेक्टर में काम कर रहा है, वो उसने ना शायद अपनी मुल्क की ना खिदमत कर दी है। सीरियस बता रहा हूँ, क्योंकि इट्स अ वेरी टफ शॉप। और उसके बाद फिर जब आपको उस तरह का रिस्पांस नहीं मिले तो डोंट लाइक इट। और प्राइवेट सेक्टर को ऑब्वियसली जितना हम ग्रो हुए फाइनेंशियली तो प्राइवेट सेक्टर की वजह से हुए। लेकिन एक जो सबसे बड़ा मसला, ये मैं स्कूल के पर्सपेक्टिव से नहीं बोलूँगा, इन जनरल मुझे लगता है कि एज अ पाकिस्तानी कौम में हमें मसला है कि हम ना ये सोचते हैं कि यार हम इसको पैसे क्यों दें, मतलब मैं मोहसिन को पैसे क्यों दूँ, मोहसिन से आइडिया समझ लिया, चलो मैं ख़ुद इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। अगेन ये साइकिल कैसे बनता है कि पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, जो मैंने बात कही थी। मैं आया आपके पास या आप मेरे पास आए कि यार नबील आपका स्कूल है, आप ये चलाएं। मैंने आपसे समझा, मुझे लगा कि हाँ यार पेरेंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स को कुछ नहीं पता कि यार इसमें पढ़ाना क्या है, तो मैंने खुद नेट वेट से देखा, आपकी चीज़ें समझी और इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स, मैथ है ना, वो बता सकता है कि मैथ में ये होना चाहिए, नहीं हुआ तो वो जाके गर्दन पकड़ सकता है। इसमें पेरेंट्स को पता ही नहीं है, तो वो स्कूल ओनर कुछ भी बेचे, पेरेंट्स ख़रीद लेगा। तो इस वजह से ना, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ इस वजह से कि एक होती है मोरल वैल्यूज़ और एक क्रेडिबिलिटी, क्योंकि आप एक एजुकेशन सेक्टर को रन कर रहे हैं। तो अगर एजुकेशन सेक्टर को रन करने वाले इस तरह के होंगे ना, तो फिर आपका जो मुल्क है ना, जितना वर्ष अभी है ना, इससे ज़्यादा वर्ष हो जाएगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन को बिल्कुल जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से कर दें, और हमारे हर बच्चे का जो टीचर है और जो प्रिंसिपल है और जो ओनर है वो मोरल वैल्यूज़ हों, उसकी डिग्निटी हो, क्रेडिबिलिटी हो, और वही वैल्यूज़ उन बच्चों में हम दें, तो फिर ये माशरे के सारे मसले ख़त्म ही हो जाने ना। ये जो आपको मुझे कोई धोखा देता है या हम किसी को धोखा देते हैं, तो हम कहाँ से आए? ऊपर से आसमान से तो नहीं टपके, इसी माशरे से। तो हमने सीखा, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में जो है वो नहीं करते थे, लेकिन अब वो करने लग गए, उन्हें लगा कि भाई ये तो चलता ही ऐसे, ठीक है। पाकिस्तान में स्मार्ट होता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान में उन लोगों को बेवकूफ़ बोला जाता है जो शरीफ होते हैं और सीधे सीधे तरीके से जा रहे होते हैं, अबे ये तो पागल है, इसको खींच लो पैसे। सही। तो आपने पॉइंट्स बताए, आपने कहा कि ये मसाइल दोनों साइड के ऊपर आए, और उस साइड के ऊपर भी जब आपने नॉक किया और आपको रिस्पांस नहीं मिला, आप एक टाइम पे आपने प्राइम मिनिस्टर तक अपने आइडिया को प्रेजेंट किया एग्जीबिशन के अंदर। इवन प्राइम मिनिस्टर आपके पास भी आए और आपकी चीज़ को भी उन्होंने समझा, बाकायदा आपने मुलाकात। कितना इम्पॉर्टेंट है ये रियलाइज़ करना ऊपर वालों को कि अगर हम इस एरिया पे काम नहीं करते, आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर के अंदर ना सस्ता गंदम और इस तरह करके ना डिफरेंट वो चीज़ें आती हैं। लेकिन कितना ज़रूरी है ये समझना इस बात कि अगर ग्रास रूट लेवल के ऊपर टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किए बगैर अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अगले इस डिजिटल एरा के अंदर ग्रो करेंगे, तो कितना ज़रूरी है समझना ऊपर वाले को कि भाई ये जो मैनेजमेंट बैठी है कि हम पाकिस्तान, हम आगे नहीं बढ़ेगा, हमारे पीछे ही की तरफ चलता जाएगा या वर्स्ट कंडीशन में जाता जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट समझते। देखिए इसके अंदर ना मुझे लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है एक बहुत बड़ी जो गलती कर रही है ना, अगर आप देखें कि बहुत सारे इनके इनिशिएटिव्स हैं स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर, सारी चीज़ों पे, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ है जो ग्रेजुएट कर गए हैं, यूनिवर्सिटी के आसपास के एज ग्रुप के लोग हैं, उनके लिए आप इस चीज़ को बिल्कुल मुझे ये लगता है, मेरा बड़ा फर्म बिलीव है कि जब कोई पौधा उग रहा है ना, ठीक है,
उस टाइम पे जो आप उसे डायरेक्शन देंगे ना, तो वही बड़े होकर डायरेक्शन बनेगी। आप सोचें कि यार ये इतना बड़ा हो गया, अब इसको मैं मोल्ड करना चाहूँ तो वो टूटेगा, वो मोल्ड नहीं होगा। एग्जैक्टली सेम गोज़ टू द एजुकेशन सेक्टर कि अगर पाकिस्तान को डेवलप होना है तो आपने अर्ली एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा, बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बनानी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस चीज़ के बड़े ख़िलाफ़ हूँ कि पाकिस्तान में टीचर कोई भी बन जाता है। लाइसेंस अभी सिंध गवर्नमेंट ने नहीं स्टार्ट किया है कि लाइसेंस होना चाहिए टीचर के, अल्लाह करे। देखिए पाकिस्तान में रूल रेगुलेशन ना चीज़ों के हैं, लेकिन जो आपकी और मेरी एक्सपेक्टेशन है उस लाइसेंस के साथ क्या होगा और वो कैसे मिल रहे होंगे, ये नहीं होना चाहिए। तो अगर वाकई में हमें अगले 30 साल में एक डेवलप नेशन के तौर पे अपने आप को देखना है ना, तो अभी से हमें अर्ली एजुकेशन के ऊपर पॉलिसी डिज़ाइन करनी होगी। सोचना होगा कि यार अभी जो बच्चा प्ले ग्रुप में आ रहा है या ग्रेड 1 में आ रहा है या 2 में आ रहा है, तो वो जब जॉब मार्केट में आएगा तो किस तरह के स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे, और आपका करिकुलम उस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए और फिर इंडस्ट्री उसके अंदर लूप इन होनी चाहिए। अगर आप ये नहीं किया आपने, तो अगले 20-25 साल बाद भी जो शायद मेरा बेटा और आपका बेटा ये बात कर रहे हो कि ये करना चाहिए, इस तरह पाकिस्तान होगा। मतलब हम वही बात कर रहे होंगे जो 20 साल पुरानी बात शायद कभी हुआ करती होगी। अभी जुनैद अकरम जो है उसका वीलॉग कल परसों का है, फिनलैंड गया हुआ है वो, तो उसने दिखाया कि जो लाइब्रेरी बनी हुई है फिनलैंड के अंदर, ठीक है, उसके ऊपर जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, वो पाकिस्तान का जो टोटल एजुकेशन का बजट है उसका 1/3 बनता है। तो आप प्रायोरिटी देख लें, क्यों फिनलैंड ग्रो हो रहा है या क्यों एस्टोनिया ग्रो हो रहा है या क्यों यूरोप या यूएस ग्रो हो रहा है, क्योंकि देखें आपकी ग्रास रूट लेवल है ना, और ये टाइम लेता है। ये रिज़ल्ट आपको मिलेगा 15-20 सालों में। और इंडिया अगर ग्रो हो रहा है ना, यहाँ पे थोड़ी सी पॉलिटिकल बात हो जाएगी, लेकिन इंडिया के ग्रोथ का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनकी एक हुकूमत पिछले 10-15 साल से चलती आ रही है। तो पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी है, हमारी तरह नहीं कि 2.5 साल में प्राइम मिनिस्टर चले गया, 3 साल में चला गया, वन नेशन के मादे में बस गया। जाहिर है ना, आप जब पॉलिसीज़ ही नहीं है, आप किसी भी बंदे को बिठा दें, आप फरिश्ते को बिठा दें, उसको 3 साल बाद निकाल के दूसरे फरिश्ते को बिठा दें, नहीं होना। तो ये बड़ा क्रिटिकल है समझना मेरे ख्याल में, क्योंकि हर स्टार्टअप ने चाहता है कि वो पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर सके, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप साइड ऐसी है। अच्छा, यहाँ पे मैं ना आपको टोकूंगा कि जब भी एज अ फ्रेश फाउंडर स्पेसिफिक, क्योंकि जिनका एक्सपीरियंस हो गया ना, उनको तो ये बात समझ में आ गई है, जैसे आप हैं और मैं, ठीक है, लेकिन जो फ्रेश फाउंडर्स है उसे ये समझने की ज़रूरत है, चैरिटी और स्टार्टअप 2 डिफरेंट चीज़ हैं, दे कैन नॉट गो टुगेदर। सही है? तो इफ़ यू आर स्टार्टिंग समथिंग इन एजुकेशन सेक्टर और इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, तो डील लाइक अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। एंड इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग चैरिटी वर्क और लाइक दिस, तो जो आपका प्रॉफिट बन रहा है तो उसमें से आप एक बजट रखें और वो उसमें डालें, ठीक है, लेकिन डोंट ट्रीट योर स्टार्टअप एज अ चैरिटी और कि भाई मुल्क को चेंज कर दूंगा, ये बेकार बातें हैं। मैंने तो ये सीखा है संस्थान में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है एजुकेशन साइड के ऊपर, इवेंचुअली फिर आखिर में ये होता है कि डिसीजन कि यार इसको हम सस्टेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि ना शायद स्कूल वाले साइड के ऊपर समझ सकता है कोई कि इसकी कॉस्ट क्या है और इसकी वैल्यू क्या है, और सेकेंड इसी तरीके से गवर्नमेंट साइड के ऊपर भी हम हर जगह पे लगे हुए हैं, हमारी निसाब की किताब का कलर। शॉर्ट टर्म थिंकिंग है ना सर, बात सिर्फ ये है कि एज अ नेशन जब तक हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लोग बोलते हैं यार स्टॉक के अंदर जो इन्वेस्ट करता है ना वो डूब जाता है। उसके डूबने का रीज़न ये होता है कि आप शॉर्ट टर्म सोचते हैं, ठीक है, आप अभी लेते हैं, किसी के कहने पे किसी दोस्त ने बोल दिया कि यार ये ले लो बहुत फ़ायदा देगा, और आपने अपनी ना रिसर्च की ना कुछ की और आप डूब गए थे, ठीक है। तो क्योंकि हम स्टडी नहीं करते, क्योंकि हम ये नहीं देखते कि ट्रेंड क्या चल रहे हैं, दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, AR VR और पता नहीं किस तरह का होगा, जिस तरह से AI इतना ज़्यादा क्रेज़ी हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि राइटिंग की कोई ज़रूरत है। आप मुझे बताएं कि आपने और मैंने यूनिवर्सिटी के बाद कब किसी पे पेपर पे लिखा है? हमारे पेरेंट्स ऑनेस्टली स्पीकिंग 95% से ज़्यादा स्कूल्स में जाएं, 95% से ज़्यादा स्कूल्स के अंदर जाएं, वहाँ पे राइटिंग के ऊपर ऐसे पेरेंट्स पागल हो रहे होते हैं जैसे राइटिंग के बाद ये कोई आइंस्टाइन बन जाएगा। तो समझने की ज़रूरत है और इसके लिए बहुत मासिव लेवल पे अवेयरनेस देने की ज़रूरत है।
तो ये ना गवर्नमेंट लेवल पे हो सकता है एज अ स्टार्टअप, ये बहुत मुश्किल मुझे लगता है। और आई एम नॉट बीइंग कि यार ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप इंडिया को ले लें तो इंडिया में एक बायजूस है स्टार्टअप जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर की उसकी वैल्यूएशन है, बिलियंस ऑफ डॉलर की उसने फंडिंग रेस की है, लेकिन वो लॉस में जा रहा है। तो वो आपको कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं, ठीक है, कि यार ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सेम टाइप की लोकेलिटी है, हालांकि वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं मेच्योरिटी लेवल में और टेक्नोलॉजी के अंदर, लेकिन अगर वहाँ पे भी कोई चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही ना, तो देयर इज़ समथिंग मिसिंग इन योर कल्चर। तो जो चीज़ यूएस में वर्कआउट कर रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पे वर्कआउट कर जाए। राइट, डिस्पाइट द डिसीजन एडवॉन जिस तरीके से अब चल रहा था, अब वो नहीं चल पाएगा। तो अब फर्दर आपका क्या है डिसीजन कि एज अ CEO या एज अ फाउंडर, कि अब नेक्स्ट स्टार्टअप जो होगा या नेक्स्ट किसी के साथ पार्टनर होंगे या क्या चीज़ होगी, तो अभी क्या खाका बनता है जहन? यार देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग 3 एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं, 3 चीज़ें जिन डायरेक्शन से मैं सोच रहा हूँ। सबसे पहला और सबसे प्रायोरिटी पे कि पाकिस्तान से ज़िंदा भाग, ठीक है, तो इफ़ आई गेट सम अपॉर्चुनिटी तो मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊँगा। ये दिस इज़ प्रेफरेंस, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने अपने बच्चों का सोचना है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ऐसी इन्वायरमेंट में पले बढ़े जहाँ उसे ये लगे कि यार झूठ बोलने में आफियत है और जो है वो दूसरे को टोपी पहनाने में आफियत है, और इसी को स्ट्रीट स्मार्टनेस कहते हैं। तो पहला तो ये है। सेकंड ये है कि अगर थोड़ा सा फिर दोबारा जागा अंदर का फाउंडर, तो हो सकता है कि एक स्कूलिंग सिस्टम प्लान कर रहा हूँ मैं, काफ़ी डिफरेंट टाइप का स्किल बेस स्कूलिंग सिस्टम, जो कि मतलब हमारा ही अपना पूरा स्कूलिंग सिस्टम होगा, जो कि उन पेरेंट्स को टारगेट करेगा जो चाहते हैं कि बच्चे न्यू टेक्नोलॉजी सीख सकें, ठीक है, और बचपन से ही उनकी इस तरह से ट्रेनिंग हो कि उनके जो लाइफ स्किल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उनकी कॉग्निटिव स्किल्स डेवलपमेंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, गार्डनिंग है, स्विमिंग है, हॉर्स राइडिंग है। तो ये जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं ना, ये सारी चीज़ें जिसे हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में ना आपकी 5 चीज़ें आती हैं। वन इज़ एकेडमिक्स, वन इज़ फिजिकल एजुकेशन, वन इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, वन इज़ कॉग्निटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट, एंड फिफ्थ इज़ के आपने अपने बच्चे की मोरल वैल्यूज़ कैसे डेवलप करनी है। तो ये जब 5 चीज़ें आप अपने बच्चे को सिखाएंगे ना, तो वो एक अच्छा इंसान बनेगा जो कि माशरे के लिए भी फ्रूटफुल होगा और अपने आप को भी ग्रो कर सकेगा। तो हो सकता है कि अगर थोड़ी सी मुहिब्बत वतनी दोबारा जागी या कुछ हुआ तो हम इस मॉडल पे जाएं। और थर्ड ऑप्शन ये है कि क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आई विल ज्वाइन सम स्टार्टअप इन द डिजिटल मार्केटिंग साइड ऑफ ग्रोथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज़्यादा अमूमन ये आता है कि स्टार्टअप्स हैं, अभी आपने कहा कि उसको अपना बच्चा नहीं समझना चाहिए, लेकिन बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे हैं, तकरीबन सभी हैं, हम क्योंकि हमने स्टार्टअप कम्युनिटी से हम वाकिफ़ हैं, सब इसको जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं वो बच्चे की तरह इसकी परवरिश करते हैं और सेक्रीफाइस करते हैं बहुत शदीद। शायद मार्केट में अगर इतनी ज़्यादा मेहनत करें और उस तरीके से किसी कंपनी या कहीं पे भी काम करें तो वो और ज़्यादा फर्दर ग्रो कर सकते हों या हो सकते थे, लेकिन वो बच्चा तो समझते हैं। क्या मैसेज होगा उनके लिए जो अभी इस फाइट के अंदर और अभी इस प्रोसेस के अंदर, उसके डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि उसमें से कुछ कामयाब भी होंगे और कुछ नाकाम होंगे यकीनी तौर पे, तो अभी क्या मैसेज होगा उन लोगों के लिए जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं? तो देखें, इसका ना एक आसान मैसेज ये है कि वाई कम्बिनेटर, जब मैं सिलिकॉन वैली गया था तो वाई कम्बिनेटर का मैंने जो उनका एक्सेलेरेटर प्रोग्राम है वो भी ज्वाइन किया था। उसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ है, जो भी वाई कम्बिनेटर में सिलेक्ट होते हैं ना, तो उनका ना एक वीकली रिपोर्ट जमा होती है कि आपकी वीक बाय वीक ग्रोथ कितनी हो रही है, ठीक है। तो अगर आप एज ए स्टार्टअप फाउंडर है, ठीक है, आप उसे बच्चा बनाए, ठीक है, लेकिन अगर वो बच्चा वीक बाय वीक ग्रो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब बेचारे वो कैंसर वैंसर है, ठीक है, और इसको कोई प्यार भी नहीं कर रहा, ठीक। तो बेहतर ये है कि इस बच्चे को जो है वो वेंटिलेटर से हटा के आप दूसरे बच्चे की तैयारी करें। सिंपल सी बात है, क्योंकि देखिए एक आसान हल है कि अगर आपने कोई चीज़ लॉन्च की और 1-1.5 साल हो गया है और आपका रेफरल नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपके प्रोडक्ट की, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, मार्केट में नीड नहीं, ठीक है। तो जब डिमांड नहीं है, आप कितनी भी अच्छी सप्लाई कर लें चीज़, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये चीज़ याद रख। ज़बरदस्त, बेहतरीन। आप ये शीट लोगों को शेयर कर सकते हैं ये मिल जाए तो उसके हिसाब से वो वीकली रिपोर्ट बनाना सीख सकें,
ताकि अपने बच्चे का ख्याल कर सके। चलिए बहुत शुक्रिया मोहम्मद नबी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। मेहनत के साथ ही कोई सिला मिलता है, लेकिन डेफिनेटली उससे पहले ना उसकी प्लानिंग और उसके आउटकम के ऊपर निगाह डालना बहुत ज़रूरी है। वरना सब लोग प्लानिंग करते हैं और ऐसा नहीं है कि सब ऐसी छलांग लगा लेते हैं, लेकिन जब तक उसके आउटकम या उसके रास्तों के बारे में ना पता हो तो हम अमूमन ऐसा होता है कि इतनी बड़ी चोट लगती है कि उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन यह क्या ज़िंदगी हम सबको सिखाती है और हम सब आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह हमें इजाज़त दीजिए फ्रॉम द डॉग्स में। इंशाल्लाह आपसे एक नेक्स्ट शो में मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ। थैंक यू।